हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वी कम अप विद अनदर वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 8, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो इन द प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था। इस चैप्टर को हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। सो आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो फर्स्ट गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो एंड चेक इट आउट ऑल दोज वीडियोज़। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द next topics, and this is your part 2 of this chapter. So let's start this video. So first topic है red data book. red data book क्या है? The IUCN एक कंजर्वेशन की एक यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन है, जिसमें कंजर्वेशन होती है नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज की। वो एक इंटरनेशनल लिस्ट बना के रखता है एनिमल्स और प्लांट्स की जो कंटिन्यू है, एग्जिस्टेंस इज गेटिंग थ्रेटेंड, जो कंटिन्यूड रहता है, जो एग्जिस्टेंस जिसकी थ्रेटेंड हो गई है, जो एक्सटेंट हो गए हैं स्पीशीज़, उनकी एक लिस्ट बना के रखता है। और ये लिस्ट जो है वो पब्लिश की जाती है रेड डाटा बुक की फॉर्म में। सो स्पीशीज़ को क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर, उनके बेसिस पे कि परसीव्ड रिस्क और टू देयर एक्सिस्टेंस, उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर कौन सा रिस्क अप्लाइड है, वो सारी चीज़ों को देख के वो लिस्ट को प्रिपेयर किया जाता है। ईच रेड डाटा बुक यूजुअली डील्स विद अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स। जो रेड डाटा बुक होती है यूजुअली डील करती है स्पेसिफिक ग्रुप, उसके अंदर एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, mosses, and these books are now being published in different countries and provide the useful information on the threat status of different species. तो ये अब जो रेड डाटा बुक है डिफरेंट कंट्रीज़ में पब्लिश की जाती है ताकि जो और लोग हैं उसके बारे में वो अवेयर हों, थ्रेट स्टेटस के बारे में हमें बता सके, वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट टॉपिक। ठीक है। when no member of a species exists or is pre-assumed so beyond reasonable doubt to have disappeared, तो स्पीशीज़ को हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ बोलते हैं। मीन्स कोई भी मेंबर अगर स्पीशीज़ का, जैसे प्लांट की स्पीशीज़ है, एनिमल की स्पीशीज़ है, वो एग्जिस्ट करना बंद कर दे, ठीक है, एक रीजनेबल डाउट से वो डिसअपियर होना शुरू हो जाए, तो हम बोलेंगे उस स्पीशीज़ को वो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई है। सो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स गिवन है जिनको हम बोलते हैं कि जो ये स्पीशीज़ हैं ये एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। जब स्पीशीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन देखना पड़े इन द नियर फ्यूचर, तो स्पीशीज़ को हम बोलेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज़। मीन्स उनके एक्सटिंक्शन में बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो वो भी एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। सो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो स्पीशीज़ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आती हैं। वल्नरेबल स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन को फेस करती हैं इन द मीडियम टर्म में। चीता, गोर, लायन, स्लॉथ, बियर, ये कुछ वल्नरेबल स्पीशीज़ हैं। नेक्स्ट है एंडेमिक स्पीशीज़। एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होता है? सो एंडेमिक स्पीशीज़ आर यूनिक टू पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन। ये एक लोकेशन पे यूनिक जो स्पीशीज़ होती हैं वो सिर्फ एक लोकेशन पे ही पर्टिकुलर रहती हैं। जैसे कि एक स्पेसिफाइड आइलैंड है, कुछ सम हैबिटेट टाइप है, या एक नेशन है, वेल डिफाइंड जोन है, तो उसी के अंदर जो भी स्पीशीज़ प्रेजेंट होंगी उन्हें हम एंडेमिक स्पीशीज़ से डिनोट करेंगे। सो टू बी एंडेमिक टू अ प्लेस या एरिया, जैसे कि फाउंड ओनली इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और नोवेयर एल्स। मीन्स जैसे कि जो एक मंकीज़ का टाइप होता है वो सिर्फ उसी पार्ट में हमें मिलेगा और किसी पार्ट में नहीं मिलेगा। सो स्पीशीज़ को हम बोलेंगे एंडेमिक स्पीशीज़। जैसे कि ऑरेंज ब्रेस्टेड सनबर्ड एंडेमिक है टू फिनबोस। दिस इम्प्लाइज दैट कि एक्सक्लूसिवली फाउंड की जाती है फिनबोस वेजिटेशन टाइप में, जो कि है साउथ वेस्टर्न साउथ अफ्रीका में। लाइन टेल्ड मैके एक एंडेमिक स्पीशीज़ है वेस्टर्न घाट्स के लिए, जो साउथ वेस्ट इंडिया में मिलता है। ठीक है। सो एक्सटिंक्शन ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ के कुछ कॉजेज़ होते हैं, उसमें इंक्लूडेड है पोल्यूशन, नेचुरल डिज़ास्टर्स या ह्यूमन एक्शन, जो रिस्पॉन्सिबल हैं 4 मेन कॉजेज़ के लिए जो यहाँ पे लिस्टेड की गई हैं। सो फर्स्ट इज़ लॉस ऑफ हैबिटेट। सबसे पहला लॉस ऑफ हैबिटेट क्यों होगा? ये टक्कर्स व्हेन एन एनवायरनमेंट इज़ अल्टर्ड सो मच दैट कि जो सर्टेन ऑर्गेनिजम्स हैं वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, उसका एनवायरनमेंट जो है वो ख़त्म हो गया है, वहाँ पे अल्टरेशन हो गई है। सो हैबिटेट लॉस
पोल्यूशन की वजह से या डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट की वजह से हो सकता है। सेकेंड इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन कब होता है? जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हंट किए जाते हैं एक एक्सटेंट पे जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन को इज़ नॉट एबल टू मेंटेन इटसेल्फ इवन इफ़ इट वाज इनिशियली अबंडेंट। पहले वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे, लेकिन बाद में ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हंट किया जाना शुरू कर दिया गया एक ऐसे हद तक कि उनको बचाया भी नहीं जाता, ठीक है, उनको मेंटेन नहीं किया जा सकता। जैसे कि पैसेंजर पिजन्स न्यूमरस एक्रोस नॉर्थ अमेरिका, बाद में उनको हंट किया जाने लगा फूड और वो एक्सटिंक्ट हो गए अब। थर्ड इज़ इंट्रोड्यूस स्पीशीज़। कॉलोनाइजेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस हो जाती हैं जिसकी वजह से कॉलोनीज़ फॉर्म हो जाती हैं और एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है एंडेमिक स्पीशीज़ पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो न्यू स्पीशीज़ होती हैं वो प्रे कर सकती हैं या compete करती हैं उनके साथ रिसोर्सेज के लिए विद एग्जिस्टिंग स्पीशीज़। तो इसीलिए कंपटीशन बन जाता है दोनों स्पीशीज़ के बीच में। तो जो पुरानी स्पीशीज़ होती हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकती लॉन्ग टाइम के लिए। फोर्थ है इकोसिस्टम डिसरप्शन। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक इकोसिस्टम में सर्वाइव कैसे करती हैं? जब वो चेन को फॉलो करती हैं, लाइफ साइकिल को फॉलो करती हैं, तो जब वो लिंक्ड रहती हैं एक दूसरे से तभी साइकिल परफॉर्म हो सकती हैं। सो दिस लिंक माइट बी अ फूड चेन या पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स बाय इंसेक्ट्स, बैट्स, बर्ड्स और द शेल्टर दैट प्लांट्स प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन एनिमल्स। ये सारी चीज़ों से ही लाइफ साइकिल परफॉर्म की जा सकती हैं। सो इन सभी लिंक्स की वजह से जो रिडक्शन हुआ है पॉपुलेशन में एक स्पीशीज़ की वजह से, सो एक स्पीशीज़ अगर रिड्यूस हो जाएगी क्वांटिटी में, सो वो दूसरी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को भी अफेक्ट करेगा। सो द प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स जो कंसर्न कर रहे हैं नेचर को, वो स्टार्ट किए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, नेचर कैंप्स, जंगल लॉजेस। ये ऑर्गेनाइज किए गए हैं ताकि वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस हो सके पीपल के थ्रू, ठीक है। ये प्रोजेक्ट्स नॉट ओनली हेल्प इन प्रिजर्विंग आर नेचुरल हेरिटेज बट ऑल्सो इनकरेज आर इको टूरिज्म। अब नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है, दिस इज मेन टॉपिक, दैट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन एक पीरियोडिक मूवमेंट होती है जिसमें स्पीशीज़, एनिमल या बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं फॉर न्यू लाइफ पर्पस, फॉर चेंजिंग देयर स्पीशीज़ या कुछ भी जो उनके हिसाब से उनकी जो साइकिल्स होती हैं उसको परफॉर्म करने के लिए उनको नेचुरल माइग्रेशन करना पड़ता है ताकि वो नेचर के हिसाब से अपनी बॉडी को वर्क ऑन कर सकें, ठीक है। तो क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ मूव करना, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइग्रेशन। तो जहाँ पे माइग्रेशन होता है, एनिमल्स, बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं वेयर इट हैज़ बीन लिविंग, जहाँ पे वो रह रहे होते हैं एक न्यू एरिया में मूव करते हैं जाके, और इट सब्सिक्वेंट रिटर्न जर्नी बैक टू द ओरिजिनल होम। बाद में जब वो रिटर्न करते हैं तब वो अपने वापस घर पे आ जाते हैं जहाँ पे वो ओरिजिनल होम होता है उनका। और एनिमल्स और बर्ड्स माइग्रेट यूजुअली इसलिए करते हैं ताकि वो अबंडेंट फूड, फेवरेबल प्लेस जो ब्रीड करने के लिए वो वहाँ पे जाते हैं। सो प्रिसाइज मेथड्स जहाँ पे एनिमल्स नेविगेट करते हैं, नो वेयर टू गो, कहाँ जाना है, आर स्टिल ऑब्सक्योर। सो बर्ड्स हैव मच शार्पर आईसाइट एंड बेटर विजुअल मेमोरी ऑफ ग्राउंड क्लूज देन ह्यूमंस। जैसे हम कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो हमें रास्ते जो होते हैं वो याद नहीं रहते, लेकिन बर्ड्स को अच्छे से याद रहते हैं, सभी विजुअल मेमोरीज उनको ग्राउंड क्लूज की याद रहती हैं। सो लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स दे अपीयर टू नेविगेट विद द हेल्प ऑफ सन एंड स्टार्स की हेल्प से वो नेविगेट करते हैं, पॉसिबली इन कम्बिनेशन विद द रीडिंग ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से वो उसको रीड करते हैं और नेविगेशन में उनको हेल्प मिलती है। सो दिस इज़ अचीव थ्रू एन इनबिल्ट मैग्नेटिक कंपास विच इज़ अ टाइनी मास ऑफ टिश्यू बिटवीन द आई एंड द ब्रेन इन द बर्ड्स। सो बर्ड्स के अंदर एक इनबिल्ट कंपास होता है जो एक मैग्नेटिक कंपास का काम करता है, जिसकी वजह से वो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपने आप को नेविगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रीफॉरेस्टेशन।
डिफॉरेस्टेशन क्या था? जब हम पेड़ों की एक्सेस अमाउंट में कटिंग कर देते हैं। सो उसमें डी था, ठीक है, तो डी से हो गया कटिंग। आर से आप याद कर सकते हो कि इसमें हम फिर से रीग्रो कर रहे हैं। रीग्रो का क्या मतलब है? रिफॉरेस्टेशन को हम अफॉरेस्टेशन भी बोल सकते हैं। इसमें रिस्टोरिंग एंड रिक्रिएटिंग एरिया ऑफ फॉरेस्ट दैट वंस एग्जिस्टेड बट हैव बीन डिफॉरेस्टेटेड और अदरवाइज रिमूव्ड और डिस्ट्रॉयड। तो एक ऐसी चीज़ें जो होती हैं फॉरेस्ट की, उनको जो एग्जिस्ट करती थी पहले लेकिन डिफॉरेस्टेशन हो गया उनका, तो उनको फिर से रिफॉरेस्टेशन में उनके पेड़ों को फिर से उगाना ताकि रीग्रोथ हो सके। So this practice is rapidly gaining momentum in order to promote conservation practices. ये प्रैक्टिस को रैपिडली हम गेनिंग मोमेंटम हो रहा है, ये ग्रो हो रहा है, ठीक है, ये प्रोसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है ताकि हम पेड़ों को उगा सके, ग्रो कर सके। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम सेलेक्ट के कौन से प्लांट्स को कर रहे हैं ग्रोथ के लिए। एंड वन शुड बी केयरफुल दैट दीज आर द सेम स्पीशीज ऑफ प्लांट्स दैट वर देयर एट दैट एरिया अर्लियर। तो जो प्लांट्स उस एरिया में पहले थे, उन्हीं प्लांट्स को हमें देखना है कि हम उनको ग्रो कर रहे हैं। सो दिस प्रमोट्स द रैपिड री-एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोथ फ्लोरा एंड फोना इन दैट डिफॉरेस्टेटेड एरिया एंड दिस हेल्प्स टू मेक इट अ फॉरेस्ट अगेन। जैसे एक पेड़ था, उसको काट दिया, ठीक है, बाद में हमने एक स्मॉल प्लांट वहाँ पे ग्रो कर दिया और फिर वो एक बिग प्लांट में फॉर्म हो गया। सो दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस रीफॉरेस्ट्रेशन। अब है रीसाइकलिंग ऑफ पेपर। रीसाइकलिंग ऑफ पेपर में क्या है? पेपर रिसाइकलिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पेपर को रिसाइकल करते हैं। मीन्स हमने एक पेपर लिया, उसमें हम लिखते हैं कुछ भी, हमने उस पेपर को यूज़ कर दिया, बाद में हमने उसको रिसाइकल होने के लिए दिया, तो बाद में उस पेपर को हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। वी कैन इट री यूज़ दैट पेपर। सो रिकवर वेस्ट पेपर और री मेकिंग इनटू अ न्यू पेपर प्रोडक्ट, उसको फिर से एक नए पेपर में कन्वर्ट कर देने को पेपर रिसाइकलिंग बोला जाता है। सो पेपर जो रिसाइकलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं उसको हम स्क्रैप पेपर बोलते हैं। 90% का जो पेपर पल्प होता है वो वुड से बनता है और पेपर प्रोडक्शन अकाउंट्स फॉर अबाउट 35% ऑफ फेल्ड ट्रीज। सो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूज़ प्रिंट देयरफॉर सेव्स अ लॉट ऑफ वुड, ठीक है, तो पेपर रिसाइकलिंग से बहुत ज़्यादा हम वुड को बचा सकते हैं। सो रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल 3 Rs फॉर आवर एनवायरनमेंट इज़ कंपल्सरी। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड कि रिसाइकलिंग अगर हम इवन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पेपर, अगर हमने जो वर्ल्ड में पेपर यूज़ होता है, हाफ पेपर भी अगर हम उसको रिसाइकिल कर देते हैं, सो हम डिफॉरेस्टेशन ऑफ 20 मिलियन एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड को हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन ऑल कंट्रीब्यूट इन दिस प्रोसेस एंड वी शुड रिड्यूस वेस्टेज ऑफ पेपर, वुड एंड ट्राई टू रीयूज़ पेपर व्हेन एवर एंड वेयर एवर पॉसिबल। सो हम जितना भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं सेविंग में, कंजर्वेशन में, तो हमें उसको कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। नेक्स्ट है कीवर्ड। सो फर्स्ट इज अफॉरेस्ट्रेशन, दैट इज प्लांटिंग ट्रीज, क्रिएटिंग फॉरेस्ट। एक एरिया में हम उसे प्लांट को ग्रो कर रहे हैं और वो बाद में ग्रो होके एक फॉरेस्ट में चेंज हो जाता है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज अफॉरेस्ट्रेशन। अब है बायोडाइवर्सिटी, वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो अर्थ पे मिलती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, एक इंटरनेशनल प्रोटेक्टेड एरिया जो डेजिग्नेटेड है यूनेस्को की तरफ से, वो एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप बनाने के लिए बनाया गया है बिटवीन मैन एंड नेचर, अलॉन्ग विथ प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए उसको बनाया गया है। कंजर्वेशन, जिसमें हम प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, रिस्टोरेशन, मैनेजमेंट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, उस प्रोसेस को हम कंजर्वेशन बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन, जिसमें रिमूवल, डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट एग्जिस्टिंग इन एन एरिया, को हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। डिजर्टिफिकेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इकोसिस्टम एक नेचुरल सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है जो कंप्राइज करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को,
जो कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ में। एंडेंजर्ड एक स्पीशीज ऑफ प्लांट या एनिमल जो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन फेस कर रहा है इन द नियर फ्यूचर। एंडेमिक जो प्लांट और एनिमल्स एक पर्टिकुलर प्लेस पे लोकेशन पे मिलते हैं उन्हें हम एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं। एक्सटिंक्ट जो कहीं भी नहीं देखे जाते और वो डिसअपियर हो गए हैं फ्रॉम द वर्ल्ड, दैट इज़ एक्सटिंक्ट। फोना जो नेचुरली अकरिंग इंडिजिनस एनिमल लाइफ होती है उस एरिया में उसको हम फोना बोलते हैं। फ्लोरा जो एंडिजीनियस और नेचुरली अकरिंग प्लांट लाइफ होते हैं उसको हम फ्लोरा बोलते हैं। माइग्रेशन सीजनल मूवमेंट्स होती हैं एनिमल्स की, बर्ड्स की न्यू एरिया में ताकि वो फूड को फाउंड कर सके, फेवरेबल क्लाइमेट देख सके ब्रीडिंग के लिए। ठीक है। नेशनल पार्क्स एक ऐसा एरिया जो नेशनल गवर्नमेंट ओन करती है फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ह्यूमन एक्टिविटी इसमें परमिट की गई है। रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक जो IUCN पब्लिश करती है जिसमें लिस्ट बनती है थ्रेटन प्लांट्स और एनिमल्स की, और ये क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ परसीव्ड रिस्क टू देयर एग्जिस्टेंस के हिसाब से। नेक्स्ट है स्पीशीज़ एक ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का, एनिमल्स का, किसी भी स्पीशीज़ का जो इंटरब्रीड करता है फ्रीली नेचुरल कंडीशंस की अंदर और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को राइज करता है। वल्नरेबल स्पीशीज़ जो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन को फेस कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एक एरिया जो गवर्नमेंट मार्क है और प्रोटेक्शन के लिए वाइल्ड एनिमल्स की और लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी इसमें अलाउड की जाती है। नेक्स्ट अब हमारे पास यू मस्ट नो। सो यू मस्ट नो में फर्स्ट है इंडिया पोजेस मेनी डाइवर्स फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स। इंडिया के अंदर वास्ट टाइप ऑफ वेराइटीज़ ऑफ इकोसिस्टम मिलते हैं। ठीक है। सेकेंड है डिफॉरेस्ट्रेशन जब भी होता है तो उसके लिए हमें डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं। थर्ड है डिफॉरेस्ट्रेशन लोकल और ग्लोबल इम्पैक्ट करता है। लोकल लेवल पे वो फ्लो ऑफ रिवर्स लेड टू ड्रॉट्स, एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स, फ्लड्स, ये सब कॉज करता है। और ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेट चेंज, डेजर्ट फॉर्मेशन होती है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इज़ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम के अंदर। बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को मार्कअप किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू ताकि वो कंजर्वेशन कर सकें। IUCN रेड डाटा बुक को पब्लिश करता है जिसमें फ्लोरा और फोना जो थ्रेटेंड हैं उनके एग्जिस्टेंस के टाइप से उसको लिस्टेड किया जाता है और फिर उसको पब्लिश किया जाता है। एंडेमिक स्पीशीज़ एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं, सो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व देम। हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़ और डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम, ये सारे रीजंस हैं किसके लिए एक्सटिंक्शन ऑफ द एंडेमिक स्पीशीज़। नाइन्थ इज एक सीजनल मूवमेंट होती है माइग्रेशन जिसमें कुछ एनिमल्स, बर्ड्स दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं ब्रीडिंग के लिए, सर्च ऑफ फूड के लिए, ठीक है, और रिटर्न करते हैं अपने ओरिजिनल हैबिटेट्स के पास। 10th है अफॉरेस्ट्रेशन या रिफॉरेस्ट्रेशन या रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। ये सारी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कंट्रीब्यूशन करती हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में। सो ये सारा चैप्टर हमने कन्वर्ट किया और कंप्लीट किया 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो इसकी जो बैक एक्सरसाइज वीडियो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ डू लाइक, शेयर, comment and subscribe to my YouTube channel for more such related videos, and push the notification bell for more such notifications. Thank you.